हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। और आपको याद होगा कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसमें हमने एक इक्वेशन डेराइव की थी और आपको जानते हैं कि वो इक्वेशन थी डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। और Q जो था वो थी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट वाज एब्जॉर्बिंग इनटू द सिस्टम, और W जो है दैट वाज द वर्क व्हिच वाज डन बाय द सिस्टम। क्योंकि हमने कल जो एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, उसमें आपको याद होगा कि हम जब किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी में तो चेंज आती है, लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत वर्क डन भी होता है, तो वर्क को हमने वहाँ से माइनस कर लिया था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की जो इक्वेशन है, अगर उसको हीट के इक्विवेलेंट लेकर आएँ, Q के इक्विवेलेंट लेकर आएँ, तो आप देख सकते हैं कि नाउ दैट Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। इक्वेशन सेम है, सिर्फ इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया हुआ है। तो आप देखें कि ये Q एज इट इज हमने लिया है, पर माइनस का W डेल्टा ई के साथ जाएगा तो प्लस में है। नाउ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ठीक है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस इसमें क्या है वर्क डन। तो चलो देखते हैं कि ये जो वर्क डन है ये मामला क्या है। यहाँ पर जो W है सो कॉल्ड द वर्क डन, दिस इज नथिंग बट कॉल प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हम इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब ये प्रेशर और वॉल्यूम वर्क ये मामला क्या है, इस जुमले को आप यूँ पढ़ सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड वर्क। पर इसमें भी वॉल्यूम जो है वो चेंज इन वॉल्यूम है। तो जरा हम सीखेंगे कि एक छोटी सी एक डायग्राम के थ्रू कोशिश करूंगा समझाने की कि किस तरह से W जो है वो P और V का प्रोडक्ट है। तो नाउ लेट्स सी, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है। यू कैन सी a cylinder which is fitted by the piston. Now this is the piston is a movable, this piston can move up and down, ठीक है। और ये जो सिलेंडर है ये फिलहाल पड़ा है इनिशियल स्टेट पे। पहले हम इनिशियल स्टेट को डिस्क्राइब करेंगे। वंस यू गेट द पॉइंट रिगार्डिंग टू द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम, बाद में हम डिस्कस करेंगे फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो चलो देखते हैं कि मामला क्या है। तो आप देखें कि ये एक सिलेंडर है, और सिलेंडर जो होता है एक 3 डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट होती है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमने लिया है A से। और सिलेंडर के अंदर यूँ सपोज कर लेते हैं कि कोई भी गैस है जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, और इसी गैस ने वर्क डन करना है जो हमें डिटरमाइन करना है। और इसके ऊपर रखा जो पिस्टन है उसको आप देख सकते हैं कि ये एक पिस्टन मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। पिस्टन जो है वो जिस साइज पे पड़ा है या उसकी जो भी हाइट है उसको हम इनिशियल स्टेट पे मान लेते हैं HI मतलब पिस्टन अपने वजन के हिसाब से जितना उस गैस के ऊपर पड़ा है, जिस हाइट पे पड़ा है, नाउ दैट हाइट ऑफ द पिस्टन इज सपोज टू बी दी HI, ठीक है। ये है क्रॉस सेक्शन एरिया A ऑफ द सिलेंडर, और ये पिस्टन की हाइट जो है वो इनिशियल स्टेट पे हम कंसीडर कर लेते हैं HI, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो सिस्टम है अगर उसको Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो दी जाए और सिस्टम उसको अगर एब्जॉर्ब कर ले, तो फिर आप जानते हैं कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी। और सिस्टम की जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो अल्टीमेटली गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्पीडली वो क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। स्पीडली मूव करेंगे तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है वो बढ़ेगी। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो हीट करने से गैस का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। अगर इस गैस का प्रेशर बढ़ेगा इनसाइड दिस पर्टिकुलर सिलेंडर, तो होगा क्या कि पिस्टन जो होगा नाउ दैट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। वो पिस्टन जो होगा प्रेशर के बढ़ने से वो ऊपर जो है वो शिफ्ट होगा। तो यूँ सपोज कर लेते हैं कि अब ये जो सिस्टम है इसकी इनिशियल स्टेट अब ट्रांसफॉर्म हो गई है किसमें, फाइनल स्टेट में। पिस्टन की जो पहले जो हाइट थी अब वो थोड़ी सी ऊपर आ गई है। नाउ यू कैन सी पिस्टन इज लिटिल बिट अपवर्ड। तो ये समझो कि गैस है जो थोड़ी बहुत एक्सपेंड हो गई है इस सिलेंडर के अंदर, क्योंकि पिस्टन जो है वो राइज हुआ है, इस वजह से हम इसको मान लेते हैं HF। और HF का मतलब है फाइनल हाइट ऑफ द सिस्टम। जब सिस्टम को Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी गई तो सिस्टम जो था वो एक्सपेंड हुआ, पिस्टन ऊपर चला गया और फाइनल हाइट पे आया जिसको हम कंसीडर कर लेते हैं HF। अगर आप ध्यान से देखें कि सिस्टम की हाइट जो पहले थी वो ये है, अब सिस्टम की हाइट यहाँ तक आई है, तो चेंज जो आई है, जो पिस्टन डिस्प्लेस हुआ है, यानी उसकी जो हाइट में जो चेंज आई है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा H से। ये वो फर्क है पिस्टन कहाँ था और पिस्टन कहाँ है।
तो डेल्टा एच आप इजीली जानते हैं कि इसको हम कैसे वर्कआउट करते हैं, और डेल्टा एच का मतलब है कि फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट। जब भी हम किसी सिस्टम की फाइनल स्टेट को माइनस करते हैं इनिशियल स्टेट से, तो हमें डिफरेंस पता चलता है कि फर्क कितना आया है। तो नाउ दैट डिफरेंस इज डेल्टा एच। अब इस पूरे सिनेरियो में जो कुछ भी डिस्कशन किया है, हम इस पूरी एक्सप्लेनेशन को लेकर वर्क डन को हम डेराइव कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि वर्क डन को कैसे डेराइव करें। देखो, कल को एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन ये नहीं होगा कि वर्क डन को डेराइव कैसे करते हैं। वर्क डन किसके इक्विवेलेंट है ये आपको पता होना चाहिए। वर्क डन किसके इक्विवेलेंट है, इसको पता करने के लिए मैं उसकी छोटी सी डेरिवेशन समझा रहा हूं कि हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी। तो सपोज कर लेते हैं कि जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि वर्क जो होता है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट आए किसी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड अ वर्क। और इवन थोड़ा बहुत हम फिजिक्स को हम ज़्यादा इसमें जो है हम डीप में नहीं जाएंगे, पर ये भी तो आप जानते हैं कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में आती है। बहरहाल हम फिजिक्स के एक्सपेक्ट से हम थोड़ा सा हम हल्का जो है हम उसको टच करेंगे, नॉट इनटू द डीप। लेट्स सी। तो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब हमें यह देखना है कि इस पूरे खेल के अंदर फोर्स किसकी इक्विवेलेंट है और डिस्प्लेसमेंट किसकी इक्विवेलेंट है। तो आप जरा देखें, आप जानते हैं जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है प्रेशर का, कि गैस ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया था, तो प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है, तो इसमें से फोर्स अगर हमें डिराइव करनी हो तो ए जो है इसको पी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो तभी मैंने लिखा है कि फोर्स जो है इसमें F वो इक्वल होती है P इंटू ए के। नाउ P इज द प्रेशर एंड A इज द एरिया। ठीक, नंबर 1। अच्छा, अब आते हैं कि फोर्स तो समझ में आ रही है कि फोर्स जो है वो P A के इक्विवेलेंट है। अब देखना है कि D किसकी इक्विवेलेंट है, डिस्प्लेसमेंट किसकी इक्विवेलेंट है। बट डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा H है कि पिस्टन जहां था अब कहां तक डिस्प्लेस हुआ, वो फर्क जो आया है, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है पिस्टन ने, नाउ दैट इज इक्विवेलेंट टू द डेल्टा H। तो तभी हमने लिखा है कि जो डी फैक्टर जो है इस फार्मूले का वो डेल्टा एच के इक्विवेलेंट है। और आप ये भी तो जानते हैं कि डेल्टा एच इटसेल्फ जो है वो एच एफ माइनस एच आई के इक्विवेलेंट है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये तो एक तो आप देख सकते हैं कि फोर्स की फार्मूला और जो डिस्टेंस की फार्मूला जो हमने ली है यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 1 जो है इसके अंदर हम कर लेते हैं पुट। तो आप देखें कि W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है वो पी ए के इक्विवेलेंट है और डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा एच के इक्विवेलेंट है, और डेल्टा एच किसके इक्विवेलेंट है वो मैंने लिखा हुआ है एच एफ माइनस एच आई। अब यहीं से इस पूरे खेल को हम शुरू करेंगे और डब्ल्यू को डिराइव करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे। अब आप देखें कि आगे हम जा रहे हैं एक और पॉइंट की तरफ। अब आप देखें कि डब्ल्यू जो था वो पी ए इंटू एच एफ माइनस एच आई के बराबर था। अब हमने क्या किया है कि ये जो ए का फैक्टर जो है वो एच एफ से भी मल्टीप्लाई कर लिया, ए का फैक्टर जो है वो एच आई के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस तरह से हमें पी ब्रैकेट से बाहर आ एच एफ इंटू ए एंड एच आई इंटू ए। याद रखें एक बात याद रखें कि किसी भी सिलेंडर का जो एरिया है, जैसे हमने यहाँ पर सिलेंडर को डिस्क्राइब किया था, इसका जो एरिया है, अगर आप एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो इनडायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम। क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है और हाइट 1 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल प्लस 1 डायमेंशनल, नाउ दैट विल बी इक्वल टू 3 डायमेंशनल। और आप जानते हैं कि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर A इंटू एच जो है वो V के बराबर है, पर क्योंकि पिस्टन की जो हाइट है वो अलग अलग है, पहले इनिशियल थी फिर फाइनल हुई, तो इस वजह से अगर मैं एरिया को, उस सिलेंडर के एरिया को फाइनल हाइट से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट द फाइनल वॉल्यूम। आई सपोज दैट वॉल्यूम एज अ V2। अगर मैं उसी सिलेंडर के एरिया को अगर मैं इनिशियल हाइट से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर ऐसी सूरत में मुझे क्या मिलेगा, इनिशियल वॉल्यूम। अब अगर ये फैक्टर V2 के इक्विवेलेंट है, ये फैक्टर V1 के इक्विवेलेंट है, तो यही हमने लिखा है कि W इज इक्वल टू P और फिर एच एफ इंटू ए और एच आई इंटू ए। इसकी जगह पे हमने लिया है V2 माइनस वी आई। अब बताओ कि V2 माइनस वी आई कहें या V1 कहें, पर कहानी यह है कि V2 माइनस V1 किसके इक्विवेलेंट होता है, डेल्टा V के। तो इस वजह से W जो है, ये जो W जो है वर्क, ये किसके बराबर आया, ये इक्वल आया प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। अगर पिस्टन ऊपर मूव ना किया होता तो फिर वॉल्यूम में चेंज ना आई होती।
अगर वॉल्यूम में चेंज ना आई होती तो फिर आप जानते हैं कि वर्क डन भी ना हुआ होता। तो वर्क डन जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट तो है, लेकिन वॉल्यूम मस्ट चेंज, वॉल्यूम इनिशियल और फाइनल डिफरेंट होना चाहिए। पिस्टन अपनी जगह पे रहेगा तो वर्क डन कंसीडर किया जाएगा 0। तो आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि W जो है वर्क विच इज इक्वलेंट टू P डेल्टा V। ठीक है, चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ। अब क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो है उसकी फार्मूला हमने रीअरेंज करके लिखी थी Q के इक्विवेलेंट, और हमने लिखा था भाई Q जो है वो इक्वल है डेल्टा E प्लस W के। अब W की जगह पे मैंने लिख दिया उसकी वैल्यू को जो कि है P डेल्टा V, तो ब्रैकेट में लिखी इक्वेशन जो है ये हीट को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि Q रिप्रेजेंट द हीट चेंज। अब पूरे थर्मोडायनामिक में जो हीट चेंज होती है वो दो हालात में जो है वो कैलकुलेट की जाती है या फाइंड की जाती है। नंबर 1 कि हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी हीट चेंज जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, जब पिस्टन मूव ना करता हो, नंबर 1। नंबर 2 एक और हीट हम मालूम करते हैं जब पिस्टन मूव करता हो और वर्क डन होता हो, जिसको हम कहते हैं हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो चलो इन दोनों चीज़ों को हम 1 बाय 1 डिस्क्राइब कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी। सबसे पहले बात है नंबर 1 दैट द हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आप बताएं कि किसी भी पिस्टन में किसी भी सिलेंडर में गैस है जिसके ऊपर पिस्टन फिटेड है, अगर उस पिस्टन को हम एक जगह पे फिक्स कर दें और पिस्टन को अलाउ ना करें कि वो मूव करें, और ऐसी सूरत में उस सिस्टम को अगर हीट सप्लाई की जाए तो वर्क डन तो होगा नहीं, तो वर्क डन वाला फैक्टर तो 0 हो गया, कट गया। तो अगर वर्क डन वाला फैक्टर जो है, जैसे हमने यहाँ पर P डेल्टा V लिखा है, जो वर्क डन है, अगर ये बिल्कुल 0 हो जाए तो फिर तो Q जो है वो सारी की सारी किसकी इक्वल हो जाएगी, डेल्टा E के। और ऐसा क्यों? ऐसा यूं कि जितने भी हीट सिस्टम को देते जाओगे वो सिर्फ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रही होगी। वर्क डन अगर होता तो माइनस करते, वर्क डन हो नहीं रहा, दैट्स ऑल अबाउट द 0। तो ऐसी सूरत में हीट चेंज जो होगी दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो चलो देखते हैं कि इसको डेरिवेशन में कैसे लेते हैं। तो आप देखें कि हीट चेंज अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे आ रही है तो कांस्टेंट वॉल्यूम जो है इसका मतलब है डेल्टा V इज इक्वल टू 0, नंबर 1। अगर डेल्टा V 0 है तो ये जो फार्मूला हमने लिखा था QV का मतलब यहाँ पर हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, नाउ दैट इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P इंटू 0। अब 0 क्यों? क्योंकि डेल्टा V की जो वैल्यू है वो हमने क्या कंसिडर की हुई है, 0, क्योंकि वर्क डन तो हो नहीं रहा और दूसरा कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, अगर डेल्टा V 0 है तो फिर P के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो वर्क डन तो एंटायरली 0 हो गया। तो फिर फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या आई, QV इज इक्वल टू डेल्टा E। अगर QV डेल्टा E के इक्वल है तो उसको थियोरेटिकली कैसे पढ़ा जाए? इसको थियोरेटिकली पढ़ने का तरीका है कि हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी जितनी भी हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी वो हमेशा सिर्फ इंटरनल एनर्जी को ही चेंज कर रही होगी। इसी वजह से कहते हैं कि QV जो है वो इक्वल होती है किसके, डेल्टा E के। तो आई होप कि ये बात आपके क्लियर हो गई। अब यहाँ पर तो हमने डिस्कस किया था कि हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है। तो अब चलते हैं आगे एक और पॉइंट की तरफ जिसमें हम डिस्कस करेंगे हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो चलो भाई अब देखते हैं कि हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। चलो भाई इस बात को सीखने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको और पेश करता हूँ। बहुत ये डेरिवेशन है, क्वेश्चन डेरिवेशन नहीं है, क्वेश्चन इसकी साइंस से सीखना है, और क्वेश्चन अगर इसी पर्टिकुलर टॉपिक से हो तो आप उसको कम से कम अटेम्प्ट कर सकें। फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सिलेंडर है। सिर्फ समझाने के लिए मैं एक बार फिर थोड़ी सी कहानी आपको रिपीट कर रहा हूं। लेट्स सी, कोई भी एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें एक सिस्टम है, इसके ऊपर पिस्टन है, पिस्टन मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है, आप यूँ भी कहें वेटलेस है। क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर मैं इस सिस्टम को Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अगर सप्लाई करूं तो डेफिनेटली इस सिस्टम जो है इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, सारी कहानी आपको पता है। पर अल्टीमेटली जब इस सिस्टम का प्रेशर बढ़ेगा, इस गैस का प्रेशर बढ़ेगा, तो पिस्टन जो होगा वो मूव होगा, क्योंकि पिस्टन मैंने कहा था मूवेबल है। अब यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है,
ठीक है। तो पिस्टन मूवेबल है, गैस को जब हीट सप्लाई की तो अल्टीमेटली जो प्रेशर बढ़ा है और उस प्रेशर बढ़ने की वजह से पिस्टन ऊपर गया। पिस्टन जब ऊपर गया होगा तो अब क्या क्या हुआ होगा। नंबर 1 क्वेश्चन है कि जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्या गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, तो बोलेंगे हाँ वॉल्यूम चेंज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, सिस्टम जब ऊपर, ये जो पिस्टन है ये जब ऊपर गया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्रेशर, तो क्या गैस ने वर्क डन किया, तो आप कहेंगे बिल्कुल गैस ने वर्क डन भी किया, क्योंकि जब कोई फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट आए तो वर्क डन तो हुआ है। अच्छा, एक तीसरा क्वेश्चन है, क्या पिस्टन के ऊपर जाने से जो वर्क डन हुआ, तो क्या वर्क डन होने से सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज आई, तो बोलेंगे हाँ जब वर्क डन होगा तो इंटरनल एनर्जी में तो चेंज आएगी, थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा। तो आप इस पूरे खेल में आप जो बात सीख रहे हैं वो ये कि जब सिस्टम को हीट दी गई, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए पिस्टन ऊपर गया, पिस्टन ऊपर गया तो वॉल्यूम तो चेंज हुआ लेकिन प्रेशर वापस जो है वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए पिस्टन ऊपर गया, नतीजे में वॉल्यूम चेंज हुआ और नतीजे में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई। तो 2 चेंजेस आ रही हैं जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते, कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम चेंज आता है और कांस्टेंट प्रेशर पे जो है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आती है, क्योंकि सिस्टम ने वर्क किया होता है। इन बातों को अगर आप जहन में रखोगे तो ये डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। तो नाउ लेट्स सी कैसे। जैसे हम जानते हैं कि Q जो है वो इक्वल होती है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V की, ठीक, ये बात तो आप जानते हैं। पर हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर की, तो मैंने Q की जगह पे लिखा है QP, Q की जगह पे हमने क्या लिखा है, QP, ठीक है। एक तो बात ये क्लियर हो गई। अब क्योंकि इस पूरे खेल में आपने सीखा कि सिस्टम का वॉल्यूम भी चेंज होगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, लेकिन इस पूरे खेल में आपने देखा कि प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी तक भी चेंज होगी। तो जो चेंज होगी उसको हम ओपन करके लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि डेल्टा E की जगह पे मैंने लिखा E2 माइनस E1, P एज इट इज रहा, डेल्टा V की जगह पे मैंने लिखा V2 माइनस V1। जो चेंज हुए उसको हमने ओपन कर लिया, वॉल्यूम को भी और इंटरनल एनर्जी को भी, जो कि डेल्टा E है। अब आते हैं, बाकी की कहानी सिंपल है। तो आप देख सकते हैं कि E2 एज इट इज है, E1 एज इट इज है, P को V के साथ मल्टीप्लाई किया, P को V1 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो प्लस का PV2, नाउ दैट इज प्लस PV2 प्लस इंटू माइनस माइनस P इंटू V1 PV1। तो मेरे ख्याल में ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या किया है कि इस फॉर्मूले को जो आया है इसको रीअरेंज कर लिया है। ये जो प्लस का फैक्टर है और ये E2 भी प्लस का फैक्टर है, तो E2 प्लस का PV2 साथ रखा, माइनस का E1 और माइनस का PV1 ये दोनों साथ में रखे, प्लस के फैक्टर एक तरफ, माइनस के फैक्टर एक तरफ। इंटरेस्टिंग टू नोट दैट के ये जो प्लस का फैक्टर है मैंने एज इट इज लिया है, ठीक है, E2 प्लस PV2 ये मैंने एज इट इज लिया है। अच्छा, ये भी माइनस माइनस मैंने ले ली कॉमन ले ली, तो ब्रैकेट के अंदर कौन सी साइन आएगी, पॉजिटिव। तो आप देखें कि ये जो फैक्टर है ये E1 E2 प्लस PV2 है, ये जो फैक्टर है ये E1 प्लस PV1 है। बस सिर्फ बीच में साइन कौन सी है, माइनस की है। पता नहीं क्या है पर कुछ ना कुछ तो है। व्हाट आई मीन बाय दिस, इसका मतलब मैं जो लेने वाला हूँ वो ये कि जब 2 का टर्म यूज़ किया गया है तो ये फाइनल स्टेट है, जब 1 का टर्म लिया गया है तो ये इनिशियल स्टेट है। तो देखना यह है कि E और PV इसका जो सम है, फाइनल और इनिशियल, इस E और PV के सम को क्या कहते हैं। तो आप देखिए मैंने लिखा है कि E और PV, यानी एक है E और एक है PV, इसका जो सम है इस सम को हम कहते हैं एंथैल्पी। और एंथैल्पी जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, H से। पर अगर ये एंथैल्पी है तो फिर ये फाइनल होगी और ये इनिशियल होगी, ठीक है। तो इस वजह से एंथैल्पी के बारे में मैंने लिखा है कि इट्स अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन किसको कहते हैं, जिसकी कोई ना कोई एक इनिशियल स्टेट हो या जिसकी कोई ना कोई एक फाइनल स्टेट हो। ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट हुआ करती है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे। अच्छा, तो अब ये जो एंथैल्पी है उसकी एक डेफिनेशन तो हुई E प्लस PV, दूसरी डेफिनेशन ये है कि इस हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। एक तो डेफिनेशन मैंने क्या कहा कि E प्लस PV है और दूसरी डेफिनेशन क्या है, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, कि सिस्टम जो है वो अपने आप में अपने अंदर कितनी हीट ले सकता है,
या सिस्टम जो है उसमें से कितनी हीट आउट हो सकती है, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज टू बी इन एंड आउट फ्रॉम अ सिस्टम इज बेसिकली एंथैल्पी। ठीक है, तो चेंज इन हीट जो होती है वो हमेशा एंथैल्पी की सूरत में होती है। तो भाई अब तो बात और भी सिंपल हो गई कि E2 प्लस PV2 है तो उसको हमने कहा H2, E1 प्लस PV1 है तो उसको हमने कहा H1। तो फिर आप देख सकते हैं कि ये H2 है, ये H1 है, तो QP को लिखा हमने H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 इज कॉल्ड डेल्टा H, तो QP इक्वल आया किसके, डेल्टा H के। तभी हमने लिखा कि हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, heat change at constant pressure is equal to the enthalpy change. Heat change at constant pressure is equal to the enthalpy change. तो आई होप कि अब ये बात आपकी सबको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिस्कस की और हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर डिस्कस की। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ नीचे। तो चलते हैं एक छोटी सी पॉइंट की तरफ, उस पर बहस करते हैं और फिर लेक्चर को इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम एंड करते हैं। ज़रा देखें, एक कभी कभार MCQ आता है कि ये जो QP है और ये जो QV है इनका आपस का रिलेशनशिप क्या है। यानी किसी भी सिस्टम के दौरान, यानी किसी भी सिस्टम की QP और QV को अगर आपस में रिलेट किया जाए तो याद रखो कि QP इज ऑलवेज ग्रेटर देन QV। हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे जो आती है वो हमेशा ज़्यादा आती है बनस्पत हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम के। उसकी वजह यह है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो सिस्टम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर हो तो हम सिस्टम को ज़्यादा हीट दे सकते हैं। हीट देते रहेंगे, पिस्टन ऊपर चलता रहेगा, हीट देते रहेंगे, पिस्टन ऊपर जाता रहेगा, देन सिस्टम कैन एब्जॉर्ब टू मच अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी। तो कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो सकती है बनस्पत कांस्टेंट वॉल्यूम के। दिस इज व्हाई वी आर कॉलिंग QP दैट इज ग्रेटर देन द QV। अब फिजिक्स में इससे मिलता जुलता एक टर्म पढ़ते हैं, स्पेसिफिक हीट, जिसमें आप लिखते हैं कि CP इज ग्रेटर देन CV। CP इज ग्रेटर देन CV, ये बिल्कुल वही बात है, बस सिर्फ फर्क यह है कि यहां पर मैं जनरल हीट की बात कर रहा हूं जो कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम पे आ रही है, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट की बात की जाती है। तो आई थिंक ये बात अब आपकी क्लियर होगी कि हाउ टू डील विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक और उससे एसोसिएटेड जितने भी डेरिवेशंस हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।